नमस्ते। एविएशन सेफ्टी के इस नए विश्लेषण में चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक अनुभवी सेफ्टी इंस्पेक्टर होने के नाते मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि असल उड़ान की सुरक्षा हवा में नहीं बल्कि नीचे हमारे हैंगर फ्लोर पर तय होती है। जी हाँ, और ये सुरक्षा पूरी तरह से मिलीमीटर परफेक्ट प्रिसिजन का खेल है। तो आज हम एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर की उसी सबसे अहम कड़ी को डीकोड करने वाले हैं, रिवेट स्पेसिंग। अब इस चर्चा के लिए हमारी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट कुछ इस तरह है। पहला, परफेक्ट जॉइंट की बनावट। दूसरा, यूनिवर्सल मीट्रिक यानी डायमीटर। तीसरा, एज मार्जिन और सुरक्षा। चौथा, पिच और लोड डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा, ट्रांसवर्स पिच लेआउट रूल्स। और अंत में छठा, क्वालिटी अश्योरेंस। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, एनाटॉमी ऑफ अ परफेक्ट जॉइंट। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग अलग स्थितियों को देखिए। बाईं तरफ जो है वो एक मैथमेटिकली परफेक्ट जॉइंट है। यहाँ जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एकदम समान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए। लेकिन दाईं तरफ वो एक डरावनी सच्चाई है। देखिए, जब हम स्पेसिंग के नियमों को थोड़ा भी इग्नोर करते हैं ना, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन और मेटल का मुड़ना, जिसे हम बकलिंग कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। और इसका नतीजा एक कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल फेलियर। यकीन मानिए, किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए ये सबसे बुरे सपने जैसा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द यूनिवर्सल मीट्रिक यानी हमारा डायामीटर। अब हम इस पूरे गणित को समझेंगे कैसे। इसके लिए एक बेस चाहिए, एविएशन का मशहूर 3x रूल। किसी भी जॉइंट के शियर स्ट्रेंथ के लिए जो सबसे सेफ और मिनिमम रिवेट डायामीटर होता है, उसे निकालने का ये एकदम सीधा फॉर्मूला है। करना क्या है, बस स्किन मटेरियल की मोटाई को लीजिए और उसे 3 से गुणा कर दीजिए। मतलब अगर एल्यूमिनियम स्किन की मोटाई 0.040 इंच है तो उसे 3 से गुणा करने पर 0.120 इंच मिलेगा। आसान है ना? इसका मतलब हमें यहाँ 1/8 इंच का रिवेट इस्तेमाल करना होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम रूल ऑफ डी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिवेट का शैंक डायामीटर, जिसे हम डी कहते हैं, वो ही सारी मेजरमेंट की असली नींव है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि लेआउट का हर एक नियम, ईएसए का हर एक स्टैंडर्ड, वो सीधे सीधे इंच या मिलीमीटर में नहीं चलता, वो इसी डी के प्रोपोर्शन में काम करता है। एक बार आपने डी निकाल लिया तो समझ लीजिए बाकी सारे पैरामीटर्स उसी के इर्द गिर्द अपने आप सेट हो जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एज मार्जिन्स और सेफ्टी। यहाँ जो बफर जोन है उसे एज डिस्टेंस कहते हैं, यानी पहले रिवेट के सेंटर से लेकर शीट के बिल्कुल किनारे तक की दूरी। ये वो क्रिटिकल बफर जोन है जो किनारे को फटने या शीट को उखड़ने से बचाता है। और पता है, यहाँ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है, बिल्कुल टाइट रोप वॉक की तरह। अगर रिवेट किनारे के बहुत ज्यादा पास लगा दिया तो किनारे पर तुरंत क्रैक आ जाएंगे, और अगर बहुत दूर कर दिया तो शीट किनारों से ऊपर की तरफ मुड़ने लगेगी। दोनों ही हालात खराब हैं। वैसे एज डिस्टेंस के बेसिक नियम एकदम साफ हैं। यूनिवर्सल यानी जो उभरे हुए रिवेट्स होते हैं उनके लिए मिनिमम 2D और काउंटरसिंक वालों के लिए 2.5D। लेकिन एक अनुभवी इंस्पेक्टर होने के नाते मैं यहाँ एक बहुत ही काम की प्रैक्टिकल टिप देना चाहूँगी। इसे ओवरसाइज मार्जिन कहते हैं। जब भी लेआउट करें तो उस मिनिमम मार्जिन में हमेशा 116 इंच एक्स्ट्रा जोड़ लें। क्यों? क्योंकि अगर भविष्य में कभी रिपेयर की नौबत आई तो बिना सेफ्टी कोड तोड़े बड़े रिवेट के लिए छेद को चौड़ा किया जा सकेगा। एक छोटी सी सावधानी और आगे की बड़ी टेंशन खत्म। चलिए अब किनारे से थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं। सेक्शन 4, पिच और लोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं पिच की। आसान भाषा में समझे तो एक ही लाइन में 2 रिवेट्स के सेंटर्स के बीच की दूरी। यहाँ जो नियम लागू होता है वो है कम से कम 3D का। देखिए, अगर रिवेट्स को 3D से ज्यादा पास पास लगा दिया तो वो मजबूत एयरक्राफ्ट स्किन क्या बन जाएगी? एक कमजोर स्विस चीज की तरह, जिसमें बस छेद ही छेद हैं। और दूसरी तरफ इसका मैक्सिमम गैप 10D रखा गया है, क्योंकि अगर 10D से ज्यादा गैप छोड़ा तो बेंडिंग के दौरान जो बीच का मेटल है वो बकल करने लगेगा, यानी मुड़ जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, ट्रांसवर्स पिच लेआउट रूल्स। जब हम कॉम्प्लेक्स मल्टी रो रिपेयर करते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसवर्स पिच का, जिसे गेज भी कहते हैं। बेसिकली ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर दूरी है। और इस गेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पिच के ठीक 75% पर। ये सटीक गणित एक ऐसा बैलेंस तैयार करता है जो जॉइंट को मल्टी डायरेक्शनल एरोडायनामिक स्ट्रेस से बचाता है।
यानी हवा का दबाव चाहे किसी भी दिशा से आए, हमारा जॉइंट बिल्कुल स्टेबल रहेगा। अब जब हम इन रोज को डिजाइन करते हैं तो हमारे पास दो मुख्य पैटर्न होते हैं। पहला है चेन रिवेटिंग, जिसमें रिवेट्स एकदम आमने सामने होते हैं। सच कहूं तो इसे बनाना और मुझ जैसे इंस्पेक्टर के लिए चेक करना दोनों बहुत आसान है। लेकिन अगर हम स्टैगर्ड या जिगजैग रिवेटिंग की बैक पिच ज्योमेट्री को देखें तो फटीग रेजिस्टेंस के मामले में वो कहीं ज्यादा सुपीरियर है। तो जो हाईली स्ट्रेस्ड रिपेयर्स होते हैं ना, उनके लिए यही स्टैगर्ड डिजाइन बेस्ट माना जाता है। तो ये सारी बातें मिलकर एक अनब्रेकेबल स्ट्रक्चरल ग्रिड बनाती हैं। पिच, गेज और एज डिस्टेंस के ये नियम जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक फ्लॉलेस मास्टर प्लान तैयार होता है। ये सिर्फ कुछ छेद नहीं है जिन्हें रैंडमली बना दिया गया हो, ये एक बहुत ही बारीकी से बुना हुआ सेफ्टी का जाल है। आखिर में सबसे अहम हिस्सा सेक्शन 6, एग्जीक्यूशन और क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए, सारा गणित कागज पर कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर हैंगर फ्लोर पर काम सही नहीं हुआ तो सब बेकार है। ये लेआउट प्रोटोकॉल बहुत सख्त है। स्टेप 1, डायमीटर चुनें, फिर एज डिस्टेंस मार्क करें, फिर पिच और गेज। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे नाजुक कदम है, ड्रिल करने के बाद छेद को डिबर करना। अगर छेद करने के बाद मेटल के उन बारीक तीखे किनारों को साफ नहीं किया गया तो वहाँ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रेस पैदा होगा और रिवेट लगने से पहले ही ये छोटे किनारे भविष्य के बड़े क्रैक्स की नींव रख देंगे। इसलिए डिबरिंग इज क्रूशियल। और हाँ, एक बार जब बकिंग बार का यूज करके रिवेट को ड्राइव कर दिया जाता है तो जो उसका शॉप हेड बनता है उसका डायमेंशन भी परफेक्ट होना चाहिए। इसके गोल्डन रूल्स फिक्स्ड हैं। चौड़ाई बिल्कुल 1.5D और ऊंचाई ठीक 0.5D। बस यही वो फाइनल मैकेनिकल लॉक है जो हमारे सारे कागजी गणित को हकीकत में मजबूती देता है। लेकिन क्या हो अगर कोई नियमों को बाईपास कर दे? खैर, ये डिफेक्ट मैप उसी का बहुत ही ब्रूटल और सीधा सा उदाहरण है। एज मार्जिन कम रखा तो किनारों पर दरारें आ गईं, पिच गलत कर दी तो मेटल मुड़ गया, अनुचित लेआउट से पूरी शीट ही फट गई। देखिए, ये सिर्फ कोई खराब काम नहीं है, इस तरह की गलतियां हवा में कैटास्ट्रॉफिक फेलियर को सीधा बुलावा है। और इसीलिए हर काम के बाद एक सेफ्टी इंस्पेक्टर की फाइनल क्वालिटी अश्योरेंस चेकलिस्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर एक चीज़ को कैलिपर और माइक्रोमीटर से मापा जाता है। हमें चाहिए 0 क्रैक्स, एकदम सीधी पंक्तियां, वैलिड एज डिस्टेंस, परफेक्ट शॉप हेड्स और सबसे बड़ी बात, एक भी लूज फास्टनर नहीं होना चाहिए। इन्हीं सख्त स्टैंडर्ड से ये पक्का होता है कि विमान उड़ान भरने के लिए 100% सेफ है। तो इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले एक पल के लिए जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक गलत कैलकुलेट किया गया फास्टनर पूरे स्ट्रक्चर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता है, तो आसमान में उड़ रहे उन लाखों एयरक्राफ्ट्स को जो करोड़ों सटीक रिवेट्स जोड़े हुए हैं, उनकी हर दिन कितनी बारीकी से जांच की जा रही होगी। ये सच में हैरान करने वाला है ना? इन्हीं बारीक कैलकुलेशंस और दिन रात की मेहनत की वजह से आज हम हवा में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।